चलें जी, तो कुछ बात करते हैं एल्गोरिथम्स के बारे में। तो सबसे पहले इस वर्ड का जो ओरिजिन है वो एक बहुत मशहूर मुस्लिम साइंटिस्ट मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी के ही नाम से आया है और जो है वो बाद में एल्गोरिथम बन गया। तो एल्गोरिथम बेसिकली हमारे पास मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस दोनों के अंदर ही फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ वेल डिफाइंड कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेबल इंस्ट्रक्शंस कहलाता है। यानी कि अल्टीमेटली हमें, जैसे कि पहले मैंने जिक्र किया था कि प्रोग्राम ही बनाना होता है, तो एल्गोरिथम हमारे पास वो वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जिनको आप एक कोड के अंदर फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो किसी भी प्रॉब्लम का एल्गोरिथम बनाया जा सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा जो है वो कंप्यूटर साइंस के हवाले से एल्गोरिथम के वर्ड को देखें। सिर्फ़ और सिर्फ इंतहाई सिंपल तरीन चीज़ से लेकर एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स तरीन चीज़, दोनों का एल्गोरिथम हमारे पास हो सकता है। द थिंग एज सिंपल एज मेकिंग एन एग एंड एज कॉम्प्लेक्स एज सेंडिंग अ मैसेज टू द मार्स, दैट इज़ द क्यूरियोसिटी रोवर ओवर द मार्स। यानी कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक अल्टीमेट है, एक सिंपलेस्ट है और एक कॉम्प्लेक्स तरीन है, बट दोनों का एल्गोरिथम हो सकता है। तो एल्गोरिथम हमारे पास जो है वो सिंपल रिटन इंग्लिश के अंदर भी हो सकता है, जो कि सिंपल स्टेप्स हो सकते हैं, और सूडो कोड की फॉर्म में भी हो सकता है। और हमारे पास जो एल्गोरिथम होता है उसके कुछ स्पेशल सिंबल्स, कुछ स्पेशल नोटेशंस होती हैं, और अगर आप उनसे फेमिलियर होंगे, आप उनको जानेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। सूडो कोड को मैं यहाँ थोड़ा सा डिफ़ाइन कर देता हूँ। वैसे तो आपका जो है वो एल्गोरिथम इंग्लिश में भी हो सकता है, लेकिन प्रेफरेबल ये होता है कि आप अपने एल्गोरिथम को एक सूडो कोड के फॉर्मेशन के अंदर लिखें। सूडो कोड हमारा फेक कोड होता है। सूडो का मतलब होता है फेक, यानी कि नॉट रियल। तो जो असल कोड होता है वो कोड होता है जो कि आपका किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स को फॉलो करता है। लेकिन सूडो कोड हमारा जस्ट कोड की तरह दिख रहा होता है, लेकिन ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो सिंटैक्स होता है उसको, रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा होता। इट जस्ट लुक्स लाइक अ कोड बट इट इज़ नॉट एन एक्चुअल कोड। तो यहाँ पे हमारे पास अभी हम आगे देखेंगे कि एल्गोरिथम कुछ एग्जाम्पल एल्गोरिथम या उनको जो है वो बनाया कैसे जाता है। व्हाट इज़ मेंट बाय द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम। एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम का सिंपल मतलब ये है कि आपका एल्गोरिथम, अब जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि आपका जो है वो एल्गोरिथम मिनिमम टाइम के अंदर आपको रिज़ल्ट दे, तो दिस इज़ सिंपली यू कैन एज्यूम इट एज एन एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, सिंपलेस्ट तरीन ऑब्जेक्टिव से लेके कॉम्प्लेक्स तरीन ऑब्जेक्टिव दोनों का ही एल्गोरिथम हो सकता है। और यहाँ पे हमने एक बहुत ही सिंपल सा, सिर्फ स्टार्ट करने के लिए और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, बेकिंग अ केक, यानी कि जो केक होता है उसको बेक करने का एक एल्गोरिथम फॉर्मुलेट करने की कोशिश की है। तो आपका एल्गोरिथम, यानी कि जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है सीक्वेंस। यानी कि आपकी सीक्वेंस जो है एल्गोरिथम के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप सीक्वेंस को ऊपर नीचे कर देंगे तो आपका एल्गोरिथम ठीक नहीं रहेगा। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आपका एल्गोरिथम एंड हो रहा हो तो उससे पहले आप अपना जो अल्टीमेट गोल है वो अचीव कर चुके हो। यानी कि आपके स्टेप्स इस फॉर्मेशन के अंदर हो कि आप एट लास्ट यू नीड टू अचीव योर गोल और व्हाट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड। तो बेकिंग अ केक का सबसे पहले हमारे पास जो है वो बहुत सिंपल सा एल्गोरिथम है। हमने जो है वो प्री हीट करना है अपने ओवन को, और उसके बाद इंग्रेडिएंट्स को जमा करना है, उसके बाद उनको मेजरमेंट करनी है उनकी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन स्टेप नंबर 5 में हमने उन सबको मिक्स करना है। फिर जो पैन होता है हमारा उसकी ग्रीसिंग करनी है विथ सम ऑयल और एनीथिंग लाइक दैट। उसके बाद उस सारे मिक्सचर को पैन के अंदर डालना है और उस पैन को अल्टीमेटली ओवन में रख देना है और फिर टाइमर सेट कर देना है। और आखिर में हमने टाइमर के स्टॉप होने का वेट करना है, और जब स्पेसिफिक टाइम पे वो स्टॉप हो जाएगा तो हमने पैन को ओवन से बाहर निकाल लेना है। अब देखें, जो आखिरी स्टेप है इसमें हमारा अल्टीमेट गोल अचीव हो गया होगा, जो कि हम केक को बेक करने का बना रहे थे। तो इसके बाद हमारा एल्गोरिथम क्या हो गया, एंड हो गया।
अब देखें ये सूडो कोड नहीं है, ये सिंपल इंग्लिश है और आप किसी भी प्रॉब्लम का इस तरह से सिंपल इंग्लिश में एल्गोरिथम बना सकते हैं। बट जब हम कंप्यूटर की कोडिंग की बात करते हैं तो उसमें बिल्कुल एग्जैक्टली इंग्लिश जो है वो प्रेफरेबल नहीं है, उसमें आप को कहीं ना कहीं ऑपरेटर्स या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप सूडो कोड एल्गोरिथम जो है वो उसको बनाने की आदत डालें। अब जो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे वो थोड़ी सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि हमने सम प्रोडक्ट और एवरेज फाइंड करना है गिवन 5 गिवन नंबर्स का। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे सॉल्यूशन की प्लानिंग के अंदर हमने 2-3 चीज़ें देखी, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। तो इनपुट जो है हमारा वो क्या है, डेफिनेटली 5 नंबर्स होंगे जो कि एज एन इनपुट पास होंगे, एज एन इनपुट जाएंगे इस प्रॉब्लम के अंदर। रिक्वायर्ड आउटपुट हमें क्या है, सम कैलकुलेट करना है प्रोडक्ट और एवरेज उन 5 नंबर्स का। और प्रोसेसिंग डेफिनेटली क्या होगी, अगर हम प्रोसेसिंग की बात करें तो वो ऑपरेटर्स के हवाले से होगी। एडिशन का फंक्शन परफॉर्म होगा, मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन परफॉर्म होगा और डिवीजन का फंक्शन परफॉर्म होगा। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, उसके बाद हमने एज्यूम किया कि जो नंबर्स हैं वो A, B, C, D और E हैं। यहाँ पे इस एल्गोरिथम के अंदर हमने नंबर्स को उनकी वैल्यूज़ भी दी हुई है, इट्स अप टू यू, क्योंकि एल्गोरिथम एक जनरलाइज फॉर्म होती है तो आप उसको जो है वो एक जनरलाइज वे में भी लेके चल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हम इनको वैल्यूज़ भी दें। आई कैन जस्ट राइट इट लाइक लेट द 5 नंबर्स बी A, B, C, D, E and I don't need to give them or give them a value। स्टेप नंबर 2 में हमने सम फाइंड किया। सम का सिंपल फार्मूला है सम इज इक्वल्स टू A प्लस B, या जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं उन सबको आपने ऐड कर दिया। अभी वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट इसमें इम्पॉर्टेंट है, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या किया, उनका प्रोडक्ट फाइंड किया। एक वेरिएबल लिया प्रोडक्ट या PROD के नाम से, और जितने भी हमारे पास इनपुट्स थे उन सबको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। और उसके बाद एवरेज के लिए हमने क्या किया, सिंपली एवरेज इज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय 5। और आखिर में हमारा जो रिज़ल्ट था वो किन किन वेरिएबल्स में सेव था, जो सम है वो सेव है आपका SUM के यानी कि सम के ही वेरिएबल में, जो एवरेज है आपका वो AVG के वेरिएबल में सेव है, जो प्रोडक्ट है आपकी वो PROD के वेरिएबल में सेव है। तो हमने उनका क्या कर लिया, आउटपुट निकाल लिया और स्टेप नंबर 6 में हमने स्टॉप कर दिया। तो ये हमारे पास एक एल्गोरिथम हो गया किसका, सम प्रोडक्ट और एवरेज निकालने का 5 नंबर्स का। अब इसको आप अलग अलग तरीके से फॉर्मुलेट कर सकते हैं। अगर 6 नंबर का निकालना होगा तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल का इजाफा कर दूंगा, स्टेप नंबर 1 के अंदर E के साथ F भी आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमने इनका कुछ और काम करना है नंबर्स के साथ, सम प्रोडक्ट और एवरेज के अलावा हमने इन सबको जो है वो डिवाइड भी करना है या एक दूसरे से किसी नंबर को किसी और नंबर से डिवाइड करना है, तो हम एक और वेरिएबल लेके और डिवीजन भी परफॉर्म कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू फाइंड द एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं, अब ये देखें थोड़ी सी जो है वो एग्जाम्पल आपके लिए इंटरेस्टिंग होगी, और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो अपना इंटरेस्ट जो है वो आप इसमें बरकरार रखिएगा ताकि आपको आगे मुश्किल ना हो। अब हमारा जो गोल है वो है फाइंडिंग द लार्जेस्ट अमंग्स 3 नंबर्स, यानी कि 3 नंबर्स आप कंप्यूटर को देंगे और कंप्यूटर आपको बताएगा या आपका प्रोग्राम आपको बताएगा कि इनमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले देखें, इनपुट में हम कंप्यूटर को या अपने प्रोग्राम को 3 नंबर्स दे रहे हैं, आउटपुट में हमें उन तीनों में से जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो मिलेगा। A भी हो सकता है, B भी हो सकता है और C भी हो सकता है। उसके बाद प्रोसेस क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है उन सबका आपस में। इस प्रोग्राम को या इस एग्जाम्पल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वेरिएबल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम आगे चल के भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना समझ लीजिए कि वेरिएबल हमारे पास वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो कि कंप्यूटर के प्रोग्राम के अंदर आपकी वैल्यू को होल्ड करके रखते हैं। एक्चुअली वो आपकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। वेरी
एबल, दो अल्फाज का मजमू है। वेरी का मतलब होता है चेंज और एबल का मतलब होता है होने वाला, यानी कि जिसकी वैल्यू चेंज होने वाली हो। स्पेसिफिकली अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी भी होगी यकीनन, तो उसमें हम ए बी सी डी एक्स वाई जेड ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे अलजबरा के अंदर। एक क्वेश्चन में x की वैल्यू 3 होती है, दूसरे क्वेश्चन में उसी x की वैल्यू 5 हो जाती है एंड सो ऑन। तो वहाँ पे भी सेम यही कॉन्सेप्ट है कि हम अल्फ़ाबेट्स को एज अ वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी सेम यही कॉन्सेप्ट है कि हम ए बी सी को एज अ वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं और ये हमारी वैल्यूज़ के रिप्रेजेंटेटिव हैं। इनके अंदर अल्टीमेटली वैल्यूज़ जाके सेव होती हैं। और जब हम प्रोग्रामिंग, कोर प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे, सिंटैक्स स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग की तरफ, तो आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर देखें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है लॉजिक। स्टेप नंबर 1 में हमने स्टार्ट किया, 2 के अंदर हमने बताया कि भाई हमारे जो है वो इनपुट जो है वो 3 नंबर्स होंगे, ए बी और सी। अब ये ए बी और सी जस्ट रिप्रेजेंटेशन है उन 3 नंबर्स। स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, ए को कंपेयर करेंगे बी से और सी से। अगर ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है तो डेफिनेटली ए जो है वो लार्जेस्ट नंबर होगा इसमें से, तो हम उसको क्या करवा देंगे, डिस्प्ले करवा देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमारे पास कौन सी कंडीशन चलेगी, इफ़ के बाद वाली, जो कि है एल्स इफ। उसमें हम बी को चेक करेंगे। बी को चेक करने के लिए हमें बी को कंपेयर करना पड़ेगा ए से और बी को कंपेयर करना पड़ेगा सी से। तो अगर बी ए से भी बड़ा हो और बी सी से भी बड़ा हो तो डेफिनेटली बी सबसे बड़ा होगा, तो उसको डिस्प्ले करवा दो। और अगर ये कंडीशन भी गलत है, यानी कि ए भी जो है वो हमारे पास लार्जेस्ट नहीं है, बी भी लार्जेस्ट नहीं है, तो डेफिनेटली कौन सा लार्जेस्ट नंबर होगा, सी। तो सी के अंदर आपने देखा कि हमने कंडीशन चेक नहीं करवाई, यानी सी को चेक नहीं करवाया। सी इज़ ग्रेटर देन ए एंड सी इज़ ग्रेटर देन बी नहीं करवाया, क्योंकि डेफिनेटली वो हम ऊपर करवा चुके। और अगर ए और बी ग्रेटर नहीं है तो सी ही ग्रेटर होगा, एज्यूमिंग के इन तीनों नंबर्स की वैल्यूज़ अलग अलग हैं, हमने सेम नंबर नहीं डाले ए बी और सी के अंदर। तो एल्स के अंदर हमारे पास जो है वो लिखा हुआ है सी इज़ द लार्जेस्ट नंबर, और स्टेप नंबर 5 पे ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। ये हमारे पास एक एल्गोरिथम है, इसको देख के जो थोड़ी सी समझ बूझ रखने वाला इंसान है वो भी समझ सकते हैं कि अच्छा ये लॉजिक लगी हुई है इसके पीछे, जिसकी बेस के ऊपर हमारा लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट होगा। और अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि यही सिर्फ तरीका है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट इट इज़ द सिंपलेस्ट वन। एक और चीज़ इसमें एंड का ऑपरेटर लगा हुआ है। एंड का ऑपरेटर हमारे पास क्या कर रहा होता है कि ये दोनों कंडीशंस को चेक कर रहे होते हैं, और दोनों कंडीशंस अगर ट्रू होती हैं तो फिर आगे प्रोसीड करता है ये, वरना आगे प्रोसीड नहीं करता। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपकी आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इसको आपने बिल्कुल जो है इंटरेस्ट के साथ और ध्यान से इसको जो है वो सुनना है। तो हमारे पास जो अल्टीमेट गोल है हमारा वो क्या है, हमें एक एल्गोरिथम बनाना है, प्रिंटिंग अ टेबल। तो आप कहेंगे कि टेबल प्रिंट करना कौन सा मुश्किल काम है, ये तो हो जाएगा डायरेक्टली। बट अगर हम प्रोग्राम बनाने की बात करते हैं तो प्रोग्राम के अंदर आपको कंप्यूटर को एक एक चीज़ बतानी पड़ती है, ईच एंड एवरीथिंग। तो उसी के बाद आपका जो है वो काम परफॉर्म होता है। यहाँ पे हमारा इनपुट क्या है, इनपुट हमारा वो नंबर है जिसका टेबल हमने जनरेट करना है। अगर मैं इसको रियल लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करूँ, अगर आप अपने किसी छोटे भाई बहन को पढ़ा रहे हैं और उसको टेबल का होमवर्क मिला है, तो आप उसको एक इनपुट देते हैं, आप उसको कहते हैं कि चलो भाई 2 का टेबल सुनाओ। तो ये जो आपने कहा है कि 2 का टेबल सुनाओ, एक्चुअली कंप्यूटर के अंदर भी हम इसको इनपुट देंगे 2, 3, 4 या जो भी नंबर जिसका टेबल हमने प्रिंट करना है। आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, उसका टेबल
किसी स्पेसिफिक रेंज में, यानी कि रेंज नॉर्मली हमारे पास 0 से स्टार्ट होती है या 1 से स्टार्ट होती है। मैंने अपनी एग्जांपल में 0 से स्टार्ट की है, 1 से भी हो सकती है, और नॉर्मली वो 10 तक जाती है। और प्रोसेस में क्या होगा, प्रोसेस में हमारे पास वेरिएबल इनिशियलाइज होंगे, उनकी मल्टीप्लिकेशन होगी और काउंटिंग होगी। अब यहाँ पर देखें, जो हमारा असल में टेबल होता है वो होता क्या है, ये जो आपको 555 नज़र आ रहा है, ये हमारा n कहलाता है। ये वो इनपुट होता है जिसका टेबल हमने जनरेट करना है, यानी कि ये वो नंबर है जो, अगर मैंने थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल दी थी आपको उससे रिलेट करें, तो ये वो नंबर है जो कि आपने अपने किसी स्टूडेंट को या जिससे आपने टेबल सुनना है उसको बताना है। इसके बगैर आगे प्रोसीड नहीं हो सकता मामला, क्योंकि जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि कौन सा टेबल जनरेट करना है या कौन सा टेबल सुनाना है, तब तक जो है वो आगे नहीं जा सकता। उसके बाद जो सेकंड नंबर के ऊपर चीज़ है, ये अगर आप इसको गौर से देखें तो ये हमारी काउंटिंग चल रही है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको हम कहते हैं काउंटर। काउंटर का काम कैसे होता है, काउंटर का काम, ये इसकी जो लॉजिक है वो इट्स जस्ट लाइक k इज इक्वल्स टू k+1। तो सबसे पहले हमारे पास अच्छा, इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करते हैं। ये जो हमारे पास रिज़ल्ट जनरेट हो रहा है, इसके बारे में आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम प्रोग्रामिंग के अंदर ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं तो रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली हमारा जो है वो एक वेरिएबल के अंदर जनरेट होना शुरू हो जाता है। तो आपने सिंपली क्या करना है, ये हमारा जो रिज़ल्ट आ रहा है ये इन दोनों का प्रोडक्ट है, n का और काउंटर का। तो एल्गोरिथम को देखते हैं। सबसे पहले हमारा एल्गोरिथम स्टार्ट होगा, डेफिनेटली वो आपको अब आइडिया हो गया होगा। हम एल्गोरिथम के अंदर n को इनपुट करेंगे, यानी कि इनपुट लिया जाएगा यूज़र से कि आपको किस नंबर का टेबल जनरेट करना है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने अपने काउंटर वेरिएबल को 0 पे सेट कर दिया। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमें ये बताना होता है कि काउंटर वेरिएबल स्टार्ट कहाँ से होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अपना टेबल 5 से जनरेट करना हो तो आप अपने काउंटर वेरिएबल को 5 पे रखेंगे, अगर 6 से जनरेट करना हो 6 पे रखेंगे, एंड सो ऑन। तो हमने अपने काउंटर वेरिएबल को सेट कर दिया किस पे, 0 पे। फिर हमने एक न्यू वेरिएबल लिया p, और उसके अंदर हमने मल्टीप्लाई करवाया उस नंबर को जो कि हमारे पास है n, और उस काउंटर वेरिएबल को जो कि हमारे पास है k। अब यहाँ पर ये देखें, जो n और k हैं एक्चुअली ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन नंबर्स को। फोर्थ स्टेप के ऊपर हमने इन तीनों का आउटपुट निकाल लिया। जस्ट लाइक आप यहाँ देख सकते हैं, ये पूरी n की सीरीज़ है, ये पूरी काउंटर की सीरीज़ है, और ये पूरी प्रोडक्ट की या p की सीरीज़ है। तो आउटपुट जब हम निकालेंगे तो इसी सीरीज़ में निकालेंगे n, k एंड p। तो सिंपली मैंने यहाँ पे लिखने का मकसद यही है, आउटपुट n, k एंड p, ताकि ऑर्डर भी आपके जहन में रहे। अब यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि हमने काउंटर को एक एक करके इंक्रीज़ करना है। इंक्रीमेंट के लिए हम जो स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं, इट जस्ट लुक्स लाइक k इज इक्वल्स टू k+1। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ दिस इज़ वर्किंग। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमने इनिशियली काउंटर को सेट किया था 0 पे, तो सबसे पहले हमारे पास 0 + 1 इज इक्वल्स टू 1 हो गया, और ये जो 1 है ये k के अंदर ही सेव हो जाएगा, यानी कि जो पुरानी वैल्यू थी 0 अब वो चली गई, वो ओमिट हो गई, जो नई वैल्यू है हमारे पास वो आ गई। ठीक है, इसके बाद कंडीशन चेक होगी, इफ़ वैल्यू ऑफ k इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 देन स्टॉप। अगर k की वैल्यू 10 से के इक्वल है या 10 से ग्रेटर है तो स्टॉप कर दो एल्गोरिथम को, एल्स गो टू स्टेप 3। तो स्टेप नंबर 5 में आके अभी k की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है। जब हम स्टेप 3 पे जाएंगे तो देखते हैं कि प्रोडक्ट के अंदर अब n मल्टीप्लाई बाय k हो जाएगा। पहले k के अंदर थी वैल्यू 0, तो प्रोडक्ट कैलकुलेट हो रहा था 5 मल्टीप्लाई बाय 0। इस पहली लाइन को देखें आप। अभी क्योंकि स्टेप नंबर 3 पे जब हम जा रहे हैं तो k की वैल्यू के अंदर 1 का इंक्रीमेंट हो चुका है, तो अब हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा n मल्टीप्लाई बाय k वो होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1, और
डेफिनेटली उसका आउटपुट हमने जनरेट कर लिया। उसके बाद जब हम दोबारा से स्टेप नंबर 5 पे होंगे तो यहाँ पे दोबारा से इंक्रीमेंट काउंटर बाय 1, k इज इक्वल्स टू k प्लस 1। अब k के अंदर जो ओल्ड वैल्यू थी वो थी 1, k की ओल्ड वैल्यू थी 1 और उसमें जब हमने +1 किया तो 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2 हो गया। अब k ये जो 2 है ये दोबारा से k के अंदर सेव हो जाएगा और जो 1 पहले से सेव था k के अंदर वो ओमिट हो जाएगा, वो चला जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। और फिर से कंडीशन चेक होगी कि अगर k की वैल्यू 10 के इक्वल है या 10 से ग्रेटर जा रही है तो स्टॉप कर दो, वरना तो स्टेप 3 पे चले। और स्टेप 3 पे दोबारा क्या हो रही है, मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरीके से होते 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 हमारा अल्टीमेटली जब 10 आएगा तो 10 पे क्योंकि काउंटर हमारा जो है वो अचीव हो चुका होगा, अपने स्पेसिफिक लिमिट तक पहुंच चुका होगा, तो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ योर algorithm for printing a table works। और ये लास्ट एग्जाम्पल है। इसी तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपको अपनी बुक में भी मिलेंगी, इंटरनेट पे भी मिलेंगी, बहुत सारी जगहों में मिलेंगी। इवन नंबर की अगर हमें सीरीज़ प्रिंट करनी है फ्रॉम 1 to 100, तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास कोई इनपुट नहीं है, क्योंकि इनपुट नहीं है, हमने सिर्फ सीरीज़ जनरेट करनी है। तो हमने काउंटर वेरिएबल को स्टार्ट किया 0 से, क्योंकि 0 हमारे पास इवन नंबर है। और उसके बाद हमने क्या करवा लिया, उसको प्रिंट करवा लिया, आउटपुट स्लैश प्रिंट k, यानी कि एक आउटपुट या प्रिंट कर दो। अब उसके बाद हमें पता है कि इवन नंबर में हमेशा 2 का इंक्रीमेंट होता है, यानी कि 2 बढ़ते जाते हैं। तो सबसे पहले k के अंदर वैल्यू थी 0, 0 + 2 कितनी हो गई, 2 हो गई। और ये जो 2 आया है इसके राइट हैंड साइड पे ये अल्टीमेटली किसके अंदर सेव हो जाएगा, k के अंदर। अब k की पुरानी वैल्यू जो 0 थी वो चली गई, ख़त्म हो गई, और जो नई वैल्यू है 2 वो अभी k के अंदर सेव है। उसके बाद 5th स्टेप पे हम कंडीशन चेक करेंगे, अगर k की वैल्यू <100 है तो स्टेप 3 पे चले जाओ, वरना स्टॉप कर दो। इस स्टेप 3 पे हम दोबारा उससे क्या ले रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं। तो पहली दफ़ा आउटपुट जनरेट हुआ था 0, अभी क्योंकि k के अंदर वैल्यू सेव है 2, तो अब जनरेट होगा 2। फिर उसके बाद लाइन नंबर 4 पे हमारा जब एल्गोरिथम का कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा तो 2 + 2 4, इसी तरीके से ये हमारा काम चलता रहेगा जब तक कि k की वैल्यू 100 से लेस रहेगी। तो इसका आंसर आपको मिलेगा 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन।